जी जी। हाँ जी। आज का जो विषय है वो सबके ध्यान में होगा। आज हम बात करेंगे भूमि उपचार और मिट्टी परीक्षण, इन दोनों का अंतर संबंध क्या है, एक दूसरे जी के ओमकार लिए सर। दोनों क्यों आवश्यक है। ओमकार सर, अभी सर का एक सवाल था, उसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर हम भूल आगे जाएंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं बाद प्लीज। में जवाब देंगे, अंतिम में ओके जवाब सर, हाँ देंगे। जो पूछो। महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको ठीक करना है। आज के लिए जी जी। विशेष सेशन रखा गया है, इसकी एक हफ्ते पहले घोषणा की गई थी, ठीक है। ओके सर। आज हम मुख्यतः तीन बिंदुओं पर बात करेंगे जो भूमि उपचार से संबंधित है। इसका पहला पड़ाव होगा मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट क्यों आवश्यक है भूमि उपचार के लिए, और सॉइल टेस्ट से कैसे हम लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो सॉइल टेस्ट इसका सेंटर पॉइंट क्यों है, और सॉइल टेस्ट कैसा होना चाहिए, सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या महत्व है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि कोई अति आवश्यक प्रश्न है तो मैं प्रश्न लेता हूँ, वरना जो आज मुख्य बात हम जो करने वाले हैं उन चार बिंदुओं को पहले वो करें। क्या मत है आप सभी का। ठीक है। क्या कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें। जी सर। जी। जिसको कोई भी बात पूछनी हो वो कृपया हैंड रेस करके ही पूछे। प्रयास कीजिए कि बीच में यदि ना बोले तो अच्छा है। मैं हर टॉपिक को कवर करने के बाद आपको समय दूंगा, है ना। जी सर। हाँ जी। उससे वो लय उसकी टूट जाती है। तो पहले सुन लें सॉइल टेस्ट के विषय में। सॉइल टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये पहला विषय आता है किसानों की तरफ से, अथवा जो भी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या वैज्ञानिक है, कि सॉइल टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है। सॉइल टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे खेत में, हमारी भूमि में क्या उपलब्ध है, ये हमें जानना है। अब ये क्यों जानना आवश्यक है, इसके पीछे कारण यह है कि हम बिना जानकारी के अथवा जानकारी के अभाव में बाजार से ला करके अथवा किसी भी इंस्टीट्यूशन से खरीद करके वो सारी चीजें देते रहते हैं जो बाजू वाला दे रहा है। अधिकांश से हम ये देखते हैं, उसकी आवश्यकता है तो भी दिए जा रहे हैं, कितनी मात्रा में आवश्यकता है ये हमें पता नहीं है तो भी दिए जा रहे हैं। तो कितनी आवश्यकता किस न्यूट्रेंट्स की है, उसमें भी ध्यान में आएगा कि प्रधान खनिज तत्व कौन कौन से हैं, कितने खनिज तत्वों की आवश्यकता है, क्या कमी है। यदि खनिज तत्व उपलब्ध है तो क्या वो अवेलेबल फार्म पर है जो प्लांट इंटेक कर सकता है, प्लांट सीधे ले पा रहा है। सूक्ष्मतम खनिज कौन से हैं और सूक्ष्म खनिज कौन से हैं। तो तीन प्रकार के जो खनिज हो गए, जो प्रधान खनिज हो गए, सूक्ष्म खनिज हो गए और सूक्ष्मतम खनिज हो गए। दूसरी तरफ कौन कौन से बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस, हमारी नीमाटोड्स हमारी मिट्टी में है, और जो हैं वो क्या हमारे लिए सहयोगी हैं या हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले। हर एक स्पेसिफिक क्रॉप में अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है, बैक्टीरिया और फंगस की जरूरत पड़ती है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो जब हम इसको क्रॉप वाइज देखते हैं तो जो सीरियल क्रॉप होता है, अनाज वर्गीय फसलें होती हैं, अधिकांशतया उनकी जड़ें 1 फीट तक सीमित रहती हैं, लगभग 1 फीट से कम रहती हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज ज्यादा काम करती। दूसरे स्तर पर जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, अथवा जो कहें कि 1 वर्ष से 1 फीट से 2 फीट तक की जड़ें जिनकी जाती हैं, या 1.5 फीट तक की जिनकी जड़ें जाती हैं, वो बैक्टीरिया बेस्ड वर्किंग की होती है। और तीसरे स्तर पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं, पौध वर्गीय होती हैं, उनकी जड़ें 2 फीट से भी नीचे जाती हैं, तो वो कवक बेस्ड होती हैं। तो हमें ये पता करना आवश्यक होता है कि हमारे खेत में, जिस भूमि में हम खेती करने वाले हैं, उस पे कितने प्रकार के कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं,
और उपलब्ध होने के बाद क्या वो अवेलेबल फार्म पर है जो प्लांट ले सकता है। ऐसे ही कौन कौन सा जीवन है, तो जीवन में फंगस कौन से हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं या लाभ देने वाले हैं, वह ऐसे ही नीमाटोड्स कौन से हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया कौन से हैं, जिनकी आवश्यकता है वो है कि नहीं, ये हमें सॉइल टेस्ट से पता चलता है। जैसे ही हमें ये पता चले कि हमारे यहाँ यह उपलब्ध है अथवा यह कम है, तो किसान को एक बड़ा सहयोग ये हो जाता है कि उसे क्या जमीन में देने की आवश्यकता है बाहर से, और कितनी मात्रा में देने की आवश्यकता है, ये पता चल जाता है। इससे लाभ ये होता है कि जो अंधाधुंध हम डाले जा रहे थे बिना किसी जानकारी के, तो हम सीमित मात्रा में जो जो चीजें आवश्यक है वो देते हैं, तो पहले स्तर पर ही लागत कम हो जाती है। अपितु लागत ही कम नहीं होती, अभी तक हम बिना किसी विशेष जानकारी के बाहर से मटेरियल लेकर के डालते जा रहे थे। ये अधिकांश किसानों की कहानी है, जो हम फील्ड में जाते हैं उसका अनुभव है। हो सकता है कोई किसान ऐसा कर चुके भी हों। तो जो आवश्यक था अथवा अधिक मात्रा में आवश्यक था और हम उसको कम मात्रा में दे रहे थे, तो इससे उत्पादन भी प्रभावित होता था। तो भरपूर उत्पादन लेना, और यदि कोई एक रेशो में सारी चीजें रहती हैं तो अच्छा उत्पादन आता है, प्लांट अपना अच्छा ग्रोथ करता है। तो रेशो में नहीं रहने के कारण जो नुकसान हमको हुआ, तो गुणवत्ता में भी नुकसान हुआ, क्वालिटी में भी नुकसान हुआ। तो इस बात को हमको समझना है कि क्या सॉइल टेस्ट करने के बाद हमको लाभ हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी जानकारी जब किसी किसान को मिलती है, तो हमारा जो अनुभव कहता है उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। सॉइल टेस्ट सैंपल कलेक्शन की हम सेकंड स्टेप पे बात करेंगे। अभी तक हमने जो बताया, इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। ये 3 फीट तक जो जड़े जाती हैं उसमें कौन से माइक्रोब्स होते हैं? आपको आपके यहाँ कौन कौन से माइक्रोब्स हैं वो आपको सॉइल टेस्ट के बाद पता चलेगा। हर क्षेत्र में अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी जो भी प्रश्न करना है वो सॉइल टेस्ट रिलेटेड करना है आपको, है ना। इसको कैसे करना है, इसके क्या लाभ हैं, ये करना है। माइक्रोब्स के नाम मैं नहीं बता सकता आपको, आपकी खेती में कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं। माइक्रोब्स मुख्यतः 1 फीट तक ही पाई जाने वाले हैं बहुतायत मात्रा में। नहीं, आपने बताया था 1 फीट तक के लिए माइक्रोब्स होते हैं, 2 फीट में बैक्टीरियल बेस्ड होते हैं, और 3 फीट के जो जड़े हैं उसके लिए क्या होता है? कवक, फंगस। सबक। हाँ जी। किसी का और कोई प्रश्न है? मिट्टी जांच कराने के लिए किस प्रकार से मिट्टी ली जाती है? ठीक है। सामान्यतः हम 3 फीट बाई 3 फीट का गड्ढा खोदते हैं, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा। और उसके उसको हम इंच में डिवाइड करते हैं, तो 12 इंच का 1 फीट होता है। इस प्रकार से 36 इंच का हमारा गड्ढा हुआ। उसमें हम पहले 6 इंच से एक सैंपल लेते हैं, दूसरे 6 इंच से एक सैंपल लेते हैं, तीसरे 6 इंच से सैंपल लेते हैं, उसके बाद 18 इंच के बाद का एक सैंपल लेते हैं। साथ में सॉइल स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसकी हम फोटोग्राफी भी करते हैं। और किसी बंधु का कोई प्रश्न है तो कृपया कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। सर ये मिट्टी खेत की एक जगह से लेनी है या कई जगह से लेनी है? हाँ, मिट्टी 1 एकड़ में सामान्यतः 5 स्थानों से लेनी है। जो मेड़ होती है या बाउंड्री होती है उससे लगभग 20 से 30 फीट छोड़ करके चारों कोनों से लेनी है, और एक केंद्र से लेनी है, मध्य भाग से।
यदि सब जगह सॉइल का स्ट्रक्चर एक सा है, मिट्टी का संरचना एक सा है, तो हम सबका एक सैंपल बना लेते हैं। उसके गहराई के हिसाब से। मेड़ से कितना दूरी का लेते हैं? 20 से 30 फीट, कम से कम 20 फीट, और इससे ज्यादा 30 फीट तक ले सकते हैं। और भी अगर कोई प्रश्न है? अगर खेत एक साथ हो 20-22 एकड़, तो हाँ ऐसे जी, 5 जगहों से ले सकते हैं क्या? उसका सॉइल स्ट्रक्चर एक सा हो तो 5 जगहों से नहीं ले सकते। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक एक सैंपल ले जा सकते हैं। उसके सॉइल स्ट्रक्चर और कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं उसके आधार पर हमें निर्णय लेने चाहिए। यदि कोई कमर्शियल क्रॉप लगा रहे हैं जिसमें हमारी ज्यादा कॉस्ट आने वाली है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि प्रत्येक हेक्टेयर से एक सैंपल लेना चाहिए, अथवा 2 या 3 हेक्टेयर से एक सैंपल ले लेना चाहिए। और कोई सामान्य क्रॉप लगा रहे हैं जो कम लागत वाली है, उसके लिए 4 हेक्टेयर से हम 10 गड्ढे करके भी ले सकते हैं। सभी सैंपलों को एक साथ मिला लिया जाएगा? हाँ जी। ठीक। और कितना, लगभग कितना किलो सॉइल जो है लेकर के जांच के लिए जाना चाहिए? सॉइल सैंपल के लिए क्या करना है, जैसे उदाहरण के लिए हमने 1 एकड़ में चारों बाउंड्री में के पास 20 से 30 फीट छोड़ करके 4 गड्ढे किए हैं। उसके बाद केंद्रीय भाग में एक गड्ढा किया है जो मध्य भाग है। उसमें हमको कौन सी फसल लगानी है पहले ये तय करना चाहिए। यदि हम उदाहरण के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाने वाले हैं, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हमें फोकस रखना है कि वो 1.5 इंच के नीचे का भाग आवश्यक है, क्योंकि जड़ें जब उत्पादन में आता है तो वहां से ज्यादा न्यूट्रिशन लेती हैं। तो यदि हम 3 सैंपल निकालें, पहला 6 इंच से, दूसरा 12 इंच से, तीसरा 18 इंच से, और उसके 1.5 फीट नीचे उसका जो 18 इंच का एक जो बचता है उससे, तो हमें इन तीनों को मिला लेना है आपस में। तीनों को मतलब जो 4-5 गड्ढे हमने खोदे हैं, उसमें जो टॉप लेयर है 6 इंच वाली, उन चारों पांचों गड्ढों का, चारों जो पांचों गड्ढे जो है उसका 6 इंच का मिलाना है। तो उसके ऐसे 3 सैंपल हम बना सकते हैं। उसको प्रॉपर नोट हमें करना है कि ये ऊपर से 6 इंच का है, फिर दूसरे 6 इंच का है। इस हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। वो पॉलीथीन जो बैग है उसमें ये हमको नोट करके देना है। हम्म। और किसी सैंपल किसान कितना, बंधु का कोई प्रश्न है क्या? सैंपल जो भेजना है तीनों अलग करके, उनका वेट कितना होना चाहिए मिट्टी का? 200 ग्राम पर सैंपल होना चाहिए, हर 200 लेयर ग्राम का दो। सभी हाँ जी। पांचों खड्डे का मिक्स करके उसमें से 200 ग्राम ही लेना। पांचों खड्डे का गहराई के अनुसार मिक्स करके उसको लेना है। गहराई के अनुसार उसको मिक्स करके और उसको बराबर बराबर पहले बांट पहले 6 इंच करके का, हम 200 ग्राम ले दूसरा सकते 6 हैं। इंच का, 18 इंच के बाद का। हाँ जी। पहला 6 इंच का, दूसरा 6 इंच का, और 18 इंच के बाद का, तीनों सैंपल अलग। पहले 6 इंच का पांचे खड्डों का मिक्स करके इसमें से 200 ग्राम, दूसरा 6 हाँ इंच जी, का। उसमें से 200 ग्राम लेना है और उसमें नोट करना है ये पहला है, ये दूसरा है, अच्छा, ये तीसरा है। पहले 6 इंच का है, फिर दूसरे 6 इंच का मतलब 12वें इंच का है, फिर 18वें इंच का है, फिर 18वें इंच के नीचे का है। देखो, इसमें महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी फसल उसमें लेने वाले हैं, उसके सैंपल को गंभीरता से भेजना है। मेरे को बागबानी है 12 एकड़ में, 4 हेक्टेयर में है क्या बागबानी मतलब है आपको? आम का। तो इसमें ये मिट्टी का परीक्षण करवाना है। तो 5 जगह से आप खड्डा करके जो नीचे का लेना का है ना, बागबानी में तो 3 फुट के नीचे का।
हाँ जी, अच्छा आपको बागवानी में आप कह रहे हैं, तो बागवानी में 18 इंच से नीचे का लेना चाहिए। ऊपर का नहीं लेने का माइक्रो? नहीं, ऊपर का भी लेना है, ऊपर भाई लेना तो सब है, लेकिन हर चीज होती है ना, विशेष सावधानी से वो लेना है आपको, है ना। 18 इंच उसमें के विशेष नीचे सावधानी का? क्या हो सकता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे हॉर्टिकल्चर में जाना है, मेरा रूट यहाँ रहेगा, तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए। उसमें हम्म। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मिलावट में, जो आपके पांच गड्ढे है उसके। ओके ओके। गहराई से तो सबको करना है, लेकिन विशेष ध्यान से उसको भी करना है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। और किसी बंधु का प्रश्न है? जी सर। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ जी सर। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर जी, जो ये बागवानी का जो सैंपल लेते हैं ना अपने, हाँ जी। तो उसके क्या जड़ें गहराई में होती है सर? पहले 3 इंच 6 इंच वाला नहीं, पहला 1 फुट से हो, दूसरा 1 फुट से हो, ऐसे 5 फुट तक तो होना चाहिए, 1 बाई 1। ठीक है, यदि आपको ऐसी कोई फसलें लगा रहे हैं तो आप उसका ले सकते हैं, हमने तो हाँ सामान्य जी। बात बताई। हाँ जी। आपको यदि उसका जो है स्पेसिफिक ना, प्लॉट लेना हम है। लेंगे ना सर, तो पूरी रिपोर्ट सही आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, जैविक कार्बन कम होता है, क्या रोड होते हैं धरती में, उनका पता लग जाता है। हाँ जी महोदय, आप जो भी फसलें लगा रहे हैं हमने उसके हिसाब से बताया। हमने जो भी बात नहीं बताई सर, वो एक जनरल बात एग्रोनॉमी बताई। फसलों में तो आपने बहुत स्टिक बताया है सर, लेकिन जो ये फ्रूट वाली फसलें हैं ना सर, हाँ जी। उसमें क्या है, अगर वो धरती नहीं है, हाँ जी। माइक्रोजेल एप्लीकेशन फुल है उसमें, तो कोई जी। नो प्रॉब्लम, कहीं से सैंपल ले लो। लेकिन अगर जी। उसमें पहले हमने जोना, धान, कणक, कॉटन लगा रखा है, बार बार डीएपी धक धक के ऐसे उसको बीमार कर रखा है, तो वहां कुछ सैंपल नहीं है सर। इसके लिए अगर बागवानी लगानी है तो कम से कम 6 फुट तक का सैंपल लेना पड़ेगा हमें। आदरणीय, हमारा एक बात ये कहना है आपसे कि आप जो भी फसलें लगा रहे हैं और उसमें जितनी गहराई तक जड़ें जाने वाली हैं, जी जी जी। आप वहां तक का सैंपल ले सकते हैं। मैंने एक सामान्य चर्चा की। देखो, सबके जी लिए सामान्य चर्चा हो सकती है। आप किसी को इसमें कराना है या किसी को किसी विशेष तौर के सहयोग की आवश्यकता है, तो वो हमारे से व्यक्तिगत फोन पर बात कर सकता है। हम उसको थैंक यू, समझ के मोस्ट उसको वेलकम सर। सहयोग करेंगे। थैंक यू है ना। सर, मोस्ट वेलकम मैंने फॉर यहाँ जो इंफॉर्मेशन। सामान्य बातें कही। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया सर। जी जी आदरणीय। अन्य किसी बंधु का प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। सर, हेलो। किसी का प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। हाँ सर, जैसे सभी मिट्टी का स्ट्रक्चर एक जैसे है, एक ही जगह प्लॉट है। सभी मिट्टी का अर्थ है? सुरेंद्र जी, सभी मिट्टी मतलब क्या? जैसे हमारा एक जगह प्लॉट है 5 एकड़ का, तो वहां से हाँ। हम एक ही गड्ढा लेके बीच से वहां से सैंपल ले सकते हैं आपने कि या हर तो जगह। पहले सुना नहीं, अथवा आप बाद में आए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं सर, सुना हूँ। क्या है, सभी जगह से जैसे एक एक एकड़ है तो छोटा छोटा है, आधा आधा एकड़ का प्लॉट, मतलब खंड खंड में है, 1 एकड़ है। तो हाँ 3 4 जगह से, सभी जगह से 3 3 फुट का वो सैंपल लेना पड़ेगा, जैसे आप बता रहे हैं वैसे। भैया, आपको कौन सी खेती करनी है वहां पर? हमें सिर्फ चना, सोयाबीन, गेहूं है, ठीक है, तो ये कर। उसमें आपके जो खेत धान की डोलियां है ना, वो छोटी छोटी है। जो मैं हाँ देख के आया था उसी एरिया की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, उसी एरिया का बात कर। तो आपका वो लगा हुआ क्षेत्र है हाँ और आपका मिट्टी का स्ट्रक्चर एक सा है, इसलिए आप क्या करो, 1 2 एकड़ से जो आपका ये सबसे बड़ा प्लॉट कौन सा है, वो 5 एकड़ वाला है। हाँ उसके हाँ। चारों कोनों से 4 सैंपल, वहां टोटल 10 गड्ढे करके काम चल जाएगा अपना।
10 गड्ढे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ टोटल 10 गड्ढे करके अपना काम चल जाएगा। कोई बहुत असुविधा होगी तो 1-2 गड्ढे कम ज्यादा कर सकते हैं, हम्म। और असुविधा नहीं है तो प्रॉपर तरीके से सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। हम्म। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, हम सही सैंपल भेजेंगे तो रिपोर्ट सही आएगा, इसी में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। इसको लेकर के हमने पिछले वीक में कहा कि अगला सेशन सॉइल टेस्ट या सॉइल सैंपल पर होगा। हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी जानकारी दे सकें, अथवा हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो हम आप सबसे साझा कर सकें। सुरेंद्र भाई आप समझ चुके हैं क्या? जी जी। हाँ मतलब जी, और 4 किसी बंधु को पूछने हैं? किसी का प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक की ओर जाएं, समय आधा हो चुका है। मुझे लगता है कि अब सबके प्रश्नों का समाधान हो गया है जो विषय बताया गया था उसमें। हाँ सर, आगे बढ़े। हाँ जी, हमने आज के दूसरा टॉपिक रखा कि भूमि उपचार के लिए या प्रॉपर भूमि उपचार के लिए सॉइल टेस्ट सैंपल या सॉइल टेस्ट कराना आवश्यक क्यों है, और प्रॉपर सॉइल टेस्ट कराना क्यों आवश्यक है, तो उसका कारण हमें समझना चाहिए। क्या होता है कि भूमि उपचार में हम विभिन्न खनिजों को डालते हैं, और किस खनिज की कितने मात्रा में किस फसल के लिए आवश्यक है, ये भी हमें सॉइल टेस्ट से ही पता चलता है। दूसरा, कौन से फंगस, वायरस, माइक्रोब्स, नीमाटोड्स की हमारे फसल को हेल्पफुल है और अवेलेबल कितना है, अथवा हानिकारक कितना है, ये भी हमें उसी से पता चलता है। तो फसल लगाने के पहले ताराचंद बेलजी कृषि तकनीक में या पंचमहाभूत कृषि में ये बताया जाता है कि हमें प्रॉपर भूमि उपचार करना चाहिए। भूमि उपचार से हम अपनी भूमि को सैनिटाइज करके रोगों को दूर करते हैं, उसमें आवश्यक खनिजों की पूर्ति करते हैं, आवश्यक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस, निमाटोड्स की पूर्ति करते हैं। तो भूमि उपचार सॉइल टेस्ट के बाद ही करें, जिससे क्या क्या आवश्यक है और कितनी मात्रा में आवश्यक है, ये सॉइल टेस्ट से आपको पता चलेगा। ये कंप्लीट साइंटिफिक है, क्योंकि आपके पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपके हाथ में है, आपको पता है कि मुझे कितनी कितने मात्रा में किस किस की आवश्यकता है। ऑन एन एवरेज कुछ भी नहीं है। तो आपको महत्वपूर्ण बात पता चल जाती है, और इससे आपकी लागत जो भी लगती है वो सटीक लगती है, और जिस भी फसल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस फसल में कौन से खनिज तत्व अधिक चाहिए, कौन से खनिज तत्व कम चाहिए, उसका भी आप बैलेंस भूमि उपचार में कर लेते हैं। और भूमि उपचार करने के बाद जब आप फसल लगाते हैं तो आपको लागत भी कम होती है, और उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। अब तीसरा टॉपिक हमारा इसके बाद आ रहा है, भूमि सॉइल टेस्ट भूमि उपचार से रोग नियंत्रण। तो वो अगले टॉपिक पर चर्चा करें, उसके पहले यदि किसी का प्रश्न है तो इस दूसरे टॉपिक को पूछ लें। सॉइल टेस्ट का भूमि उपचार में क्या महत्व है, या क्यों करना चाहिए भूमि उपचार के समय, नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी, करेंगे तो क्या फायदा होगा, इस संबंध में किसी का प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। किसी सर किसान बंधु का कोई एक प्रश्न है? एक सर मेरा एक था इसी में, आपने ये जो नीमाटोड के लिए बताया, हम तो नीमाटोड को सिर्फ हमेशा शत्रु की जीव समझते हैं किसान। इसमें कोई मित्र भी होता है नीमाटोड में? हाँ जी, देखिए प्रत्येक जाति में प्रजातियां होती हैं, एक जी दूसरे को खाने के लिए उसी प्रजाति का जीव काम करता है। इसका उदाहरण आपने यदि देखा हो तो अपना एक प्रोडक्ट है जीरो टोड। जीरो टोड में तो अभी हम नीमोटोड ही डालते हैं ना। जी
जैसे हमने ये केवल उदाहरण देने समझने के लिए है ना, इसको कोई ऐसा लाइन पर नहीं लिखना है, समझने हाँ के जी। लिए बता रहा हूँ। जैसे हमको जो कोरोना आया भारत में या पूरे विश्व में, तो हमको जो वैक्सीन दी गई जी। उसको उस उसके रोग उसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो वो भी तो वही दी गई ना। हाँ, उसी इसी जीवाणु से प्रकार बना के से दिया। जी। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति काम करती है। शाकाहारी फंगस को खाने के लिए हम मांसाहारी फंगस का प्रयोग करते हैं। हाँ, क्लियर है, वो तो ठीक है। वैसे शाकाहारी निमाटोड जो को भी जीव होते हैं वो हमारे पौधों को नुकसान करते हैं। उनको खाने वाले जो मांसाहारी जीव है वो हमारे लिए सहयोगी है ना। ओके, क्लियर जी। तो कुछ की हो भी सकती है, कुछ की नहीं भी हो सकती। मेरी जो जानकारी है उसमें निमाटोड्स की अच्छी प्रजाति भी होती है, अथवा जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है उसको खाने के लिए कोई अलग प्रजाति है निमाटोड्स की, उसको हम कहते हैं सहयोगी निमाटोड। हाँ, निमाटोड, ठीक है जी। हम ऐसा कह धन्यवाद सकते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। इसको आप भी हमेशा ना एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में लीजिए। निमाटोड्स अकेले को हो सकता है निमाटोड्स का ना हो, तो कल को आप ये नहीं कहिएगा कि निमाटोड्स का आपने कहा था। ये सार्वजनीन बात हम कर रहे हैं सबके लिए, है ना, कि मांसाहारी शाकाहारी का भक्षण करके और उसकी वृद्धि को रोकता है जो पौधों को नुकसान करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ठीक है सर। हाँ जी, धन्यवाद जी। और किसी बंधु का प्रश्न है? किसी अन्य किसान भाई का और कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछिए। कोई और हमारा किसान भाई जो कोई प्रश्न पूछना चाहते हो सोइल टेस्टिंग से संबंधित, या फिर अन्य कोई प्रश्न हो जो टॉपिक आज ओमकार सर ने बताया कि आप किस प्रकार से सोइल टेस्टिंग करा सकते हैं, कहाँ से कैसे सैंपल निकालना है, इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओमकार सर, जैसा कि अभी हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यू ठीक कीजिए है, प्लीज। अगली अगली चर्चा पर हम करते हैं। ये तीसरा टॉपिक है, सॉइल टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है भूमि उपचार के लिए। हमने पंचमहाभूत कृषि में ये देखा। हमारी कृषि पद्धति ताराचंद बेलजी कृषि तकनीक में तीसरी बात आती है कि उपयुक्त पोषण से रोग नियंत्रण संभव है। इसके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं कि प्रकृति का निश्चित नियम, जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ जिंक होगा वहां पर वायरस नहीं आता, ये सामान्य बात है। जहाँ सल्फर होगा वहां फंगस नहीं आता। जहाँ पर आयरन होगा वहां इल्ली नहीं आती। जहाँ पर कैल्शियम है वहां पर पेस्ट नहीं आता, अथवा आते भी है तो उस स्थिति में आते कि वो कवर हो जाते हैं हम। तो हमें लागत कम करना है जैविक खेती में। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारे भूमि में जो भी फसलें हम लगा रहे हैं और जिस फसल में जिस खनिज की मांग है, उस खनिज की मांग को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति की जाए। यदि फसलों में और भूमि में खनिज तत्वों की बैक्टीरिया, फंगस, निमाटोड्स, माइक्रोब्स जो फसल के लिए सहयोगी हैं, सहयोगी प्रजाति के हैं, उनकी भरपूर मात्रा में और एक प्रॉपर रेशो में, जो कम ज्यादा होना अनावश्यक है, हर चीज एक रेशो में होती है तो अच्छा काम करती है। यदि इस स्थिति में उपलब्ध होंगे तो रोग या तो नहीं आएंगे अथवा बहुत कम आएंगे। कारण रोग जनन करने वाले जो जीवाणु है अथवा फंगस और बैक्टीरिया है, उनको खाने वाले उन्हीं की जाति के दूसरे प्रजाति के मांसाहारी जीव उसमें उपलब्ध है, तो वो अपना चक्र बना करके रखते हैं। रोग के उत्पन्न होते ही वो उनका भक्षण करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमारे पास भक्षक सीरीज भी उपलब्ध रहती है।
जो हम भक्षक B+, M+, फफूंद भक्षक और PM, इस तरीके के जीवों को उपलब्ध रहने पर बाकी नुकसान पहुंचाने वाले जीव वहां पर नहीं आते। दूसरा परिप्रेक्ष्य होता है खनिज तत्वों का, जो हमने बताया कि जिस खनिज तत्व की कमी से जो रोग आता है, तो वो खनिज तत्व हमने मिट्टी परीक्षण करके भूमि उपचार के समय मांग, पौधे की मांग अथवा जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी मांग के अनुसार हमको पूर्ति कर दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से पौधे को संपूर्ण खनिज, संपूर्ण जीवन चक्र जो उसको अवेलेबल फॉर्म पर करके देने वाले हैं, ये उपलब्ध होगा तो पौधे का वृद्धि विकास अच्छे से होगा और उसके पर्याप्त खनिज तत्वों की उपलब्धता के कारण उसका उत्पादन, और उत्पादन जो निकलेगा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और किसी प्रकार के खनिजों की कमी नहीं होने से हमें उसमें रोग नहीं आने वाले हैं। इस तरह से कम लागत में गुणवत्ता युक्त उत्पादन निकलेगा। इसमें किसी को कोई शंका है तो कृपया पूछ सकते हैं। किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न है जो टॉपिक अभी सर ने बताया उससे संबंधित? ओमकार सर, आप प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था, तो आप दोबारा बताएंगे तो मैं समझ लूंगा सर। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जब हम सॉइल टेस्ट कराते हैं तो हमें जी ये जानकारी लगती है कि हमारे यहाँ क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या कमी है, और किसी जी सर, फसल विशेष के संदर्भ में जो आवश्यकताएं हैं खनिजों की, जिसमें मूल खनिज कहें अथवा प्रधान खनिज कहें, सूक्ष्म खनिज कहें और सूक्ष्मतम खनिज, ऐसे ही फंगस, बैक्टीरिया, निमाटोड्स, जो भी हमारी फसलों के लिए जीवन चक्र चाहिए, वो सब जी हमें पता चलता है कि कौन से उपलब्ध हैं और कौन से नहीं है। जो नहीं है उनको कौन कौन से उपलब्ध कराने हैं। ऐसे ही खनिज जो उपलब्ध हैं, उपलब्ध होने के बाद भी कितनी मात्रा में है, कोई कम है तो कितना कम है, जब हम पूरी जानकारी हमारे हाथ में आ जाती है तो हमें जिस फसल का उत्पादन करना होता है उसके हिसाब से हम भूमि उपचार के दौरान ही यह सारी चीजों की आपूर्ति भूमि में कर देते हैं। और भूमि में जब हम सारी चीजों की आपूर्ति कर देते हैं तो एक आइडियल कंडीशन बनती है, और आइडियल कंडीशन बनने से पौधे का खूब अच्छे से वृद्धि विकास होता है और उससे जो उत्पादन होता है वो गुणवत्तापूर्ण होता है। जी सर। और इससे हमको रोगों से भी कम प्रकोप से जूझना पड़ता है, मतलब रोग कम होते हैं। आता तो है लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है ना। जी, जैसा कि शरीर में अगर जो हमारे पास पूरी शक्ति है तो हम उस रोग से लड़ सकते हैं, तो उसी प्रकार से मिट्टी में अगर हमने पूरी शक्ति उसको डाल रखी है, पूरी शक्ति है, तो वो रोगों से लड़ सकता है। वो हमें पहले ही जानकारी है ना कि कौन सी फसल है, किस फसल में किस समय कौन से रोग आएंगे, हमारे यहाँ क्या कमी है, उससे कौन से, उस कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वो सारी चीजें जब हमें पहले पता है फसल लगाने के पहले, तो हम उसकी तैयारी करके आगे बढ़ते हैं। तो तैयारी करके आगे बढ़ने से हमको कठिनाइयां कम आती हैं, चैलेंजेस कम आते हैं। आते भी हैं तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहने के कारण हम आते ही उनका निदान करने का प्रयास करते रहते हैं। जी। अन्य किसी किसान और भाई सर को और कोई यही, प्रश्न हो? हाँ ये सर जी मैं जानना चाहता हूँ, ये जो मिट्टी टेस्ट तो सरकारें भी कराती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है कि मिट्टी टेस्ट कराइए, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो कोई ऐसा प्रॉपर हो, जो जेन्युइन हो, जो सही रिपोर्ट देता हो, तभी हम लोग रिपोर्ट सही आने पर ही भूमि उपचार कर सकते हैं या जो चीजों की कमी है डाल सकते हैं। तो ऐसे सोल करा प्रदेशों के के दे रहा हिसाब है अभी, सोल अभी जी। करा के दे रहा है। आप सोल में कस्टमर केयर से बात करके
करा सकते हैं। कस्टमर हाँ केयर नंबर हो, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड आप में किसी खेती कर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी। आप उसमें लिख दीजिए, वहां से आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। जी सोल कस्टमर केयर का नंबर आपको चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सुधांशु जी, चैट बॉक्स में सोल कस्टमर केयर का नंबर लिखें। जी सर, मैं लिख दे रहा हूँ, आप आगे कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी, और लास्ट में आपको बता भी देंगे, एक बार सबको बता जी दीजिएगा लास्ट में, ठीक है? जी, छह मैं बज के रिपीट कर 55 दूंगा। मिनट में आप बता दीजिए। हाँ जी, ओके सर। मिट्टी टेस्ट के लिए अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। स्टेप बाय इसको स्टेप कैसा? मिट्टी टेस्ट के लिए कहाँ शुरू से अंत तक जो लेने हैं ना वो सॉइल। बताइए ना सुरेंद्र भाई, शुरू में बताया है किस फसल के लिए करना है। देखो, जिस फसल के लिए करना है उसकी जितनी गहरी जड़ें जाती हैं, उससे 1.5 फीट नीचे तक का उसकी चीजें उसमें काम करती हैं, जीवन चक्र की चीजें। तो जिस भी फसल को लगाना उसे 1.5 फीट नीचे तक का लेना चाहिए। जो लास्ट रूट का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे 1.5 फीट नीचे तक का लेना चाहिए। और सर इसमें ये भी मापदंड है क्या, जैसे मिट्टी कलेक्ट करके ला रहे हैं, जैसे अपन ने ला लिए तो उसमें इतना नमी होना चाहिए, अभी इसको सुखा के ऐसे। देखो, जहां पर जीवन की बात आती है वहां पर स्वाभाविक रूप से मॉइस्चर आ जाता है ना? तो इसमें आपका मॉइस्चर लॉस नहीं होना चाहिए। यदि आप सॉइल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं या सॉइल बायोलॉजी टेस्ट कराना चाहते हैं, अभी जो बात मैंने बताई वो सॉइल बायोलॉजी और सॉइल केमिस्ट्री दोनों की बात बताई है। तो सॉइल केमिस्ट्री को अथवा जो खनिज तत्व रहते हैं उनको बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो नहीं न्यूनतम, लेकिन सॉइल बायोलॉजी को फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए उसमें उसका थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करना आवश्यक है। धूप में नहीं सुखाना है उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, और जैसे जिनको अपन करना है वो एक बार रोल कस्टमर केयर में बात कर लें, अथवा जिस किसी भी पीसीबीटी के हमारे सहयोगियों के संपर्क में है उनसे संपर्क कर लें। जी, अन्य किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। जी। तो सर हम झारखंड रांची से बोल रहे थे। मेरा एक सवाल था। हम अप्रैल हाँ जी। महीना से अभी 1 साल से मैं सभी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कर नहीं पाया हूँ, तो मैं अप्रैल महीने से शुरू करना चाहता हूँ। तो अभी जो भी एम भक्त हो या जीरो गर्भ हो, चाहे जो भी है, जो मिटन है, अगर वो सबको अप्रैल महीना में मैं अगर अपना खेत में अप्लाई कर दूं तो क्या वो गर्मी से उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? नमी बना के रखना चाहिए। नहीं, वो मैं मल्चिंग विधि से करने वाला हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा आपके यहाँ नमी बना करके रखना चाहिए। कोई भी जीव या तो डोरमेंसी में चला जाता है या मर जाता है यदि उसके लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर अथवा उसके लिए अनुकूल वातावरण उसे ना मिले, तो उससे कठिनाई उत्पन्न होती है। था। ओके। हाँ जी। अन्य किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? बताना चाहूंगा आप सभी को कि हमारे जो चैट बॉक्स में आप देखेंगे तो हमारे मैम ने नंबर डाल दिया कस्टमर केयर का। जिन भी किसान भाई को हमारे कस्टमर केयर से बात करना हो, कृपया आप वहां से नंबर ले सकते हैं अभी, और उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं हमारे कस्टमर केयर अधिकारियों से। बाकी अन्य किसी किसान भाई को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओमकार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। सर, मैं छोटी सी एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। जैसा कि सर अभी हमारे जो 3 जगह पे जो विजिट होने जा रहे हैं, और 2 जगह पे हमारा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
तो उसके बारे में जो हमारे किसान भाइयों हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि भोपाल में जितेंद्र जी और दीपक जी का जो है ट्रेनिंग सेशन कराया जा रहा है। तो जो भी किसान भाई हमारे भोपाल के आसपास के हों, कृपया आप लोग बात करके हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना सीट रिजर्व करके वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। और जो भी किसान भाई हमारे बेंगलोर या कर्नाटक के आसपास के हों, वो भी आप यहाँ इसी नंबर पे बात करके अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे राकेश सर है उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करें। क्योंकि सर जितना आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उतना ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी आपके संशय होंगे वहाँ पे आप आसपास के किसानों से मिलेंगे, वहाँ पे उनसे बात करेंगे, तो वो आपके क्लाइमेट को जानते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट है वो लगातार आप लोग की हेल्प करने के लिए जुड़े हैं, जो भी समस्या होती है उसका समाधान बताते हैं। लेकिन आप लोग जो जितने आपने आसपास के किसानों के साथ मिलकर बात करते हैं, उतना ही आप लोग को जो भी प्रश्न होता है उसका सवाल का जवाब जल्दी मिलता है। बाकी हमारे जो एक्सपर्ट है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध है। और उसके साथ साथ ओमकार सर का भी जो है फार्म विजिट होने जा रहा है। तो आप लोग जो भी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से बिलोंग करते हैं वो डायरेक्ट ओमकार सर से बात कर सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर दिया गया है चैट बॉक्स में वहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ओमकार सर का भी फार्म विजिट होने जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है सर, बाकी आप आगे जो जानकारी देना चाहते हैं आप बता सकते हैं किसानों को। मेरी जानकारी पूर्ण हुई। यदि किसी को कोई प्रश्न करना है आज के इन 3 विषयों के संदर्भ में तो प्रश्न कर लीजिए। मेरी तरफ से जानकारी जी पूर्ण है। जी, अन्य किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। ये जैसे सल्फर की कमी से फंगस आता है, हाँ जी। और किस चीज की कमी से क्या आता है, वो कुछ है? कैल्शियम की कमी से रस चूसक कीट आते हैं। जिंक की कमी से वायरस आते हैं। जी आयरन की कमी से इल्ली आती है। जी। हाँ जी। बस यही 4 मेन है। मुझे 4 ही चीजों की जानकारी है। अच्छा, थैंक यू। अन्य किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछें। कोई भी किसान भाई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। अन्यथा अभी समय भी हमारा समाप्त होने वाला है, तो हम यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं सेशन को। ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आ गया है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। बहुत धन्यवाद। जी सर। हमारा बाकी सभी से आग्रह है, हमें क्या एप्लीकेशन जमीन में करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस फार्म का करना है, ये आवश्यक समझ विकसित करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारी लागत कम हो जाती है। बेवजह की चीजों का एप्लीकेशन करने से हम बच जाते हैं। अभी सबसे मूल समस्या जो हमारी हो रही है कि लागत बढ़ रही है ना। जी और जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है उससे प्रोडक्शन भी घटता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी घटता है, और डिजीज भी उसमें ज्यादा आ रहा है। तो ये हम सबको ध्यान में रखना है। बाकी प्रार्थना, अग्निहोत्र और गौ माता, इन 3 के साथ हमें विशेष तौर से काम करना है। प्रार्थना नियमित रूप से करना है धरती माता से, गौ माता से, गंगा माता से, जी सर। है ना। पंच जी महाभूतों बाकी से सर। प्रार्थना करना है। जी और बाकी साइंटिफिक अप्रोच से ही हमें काम करना चाहिए। जब वैश्विक स्तर पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, भारतीय राष्ट्र में भी जब सुविधाएं उपलब्ध है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच सकते हैं, जान सकते हैं कि मिट्टी में क्या कमी है और उससे क्या हानि या लाभ होने वाला है, और कौन कौन सा
खनिज अथवा माइक्रोब्स अथवा अन्य चीजें जो भी सॉइल केमिस्ट्री सॉइल बायोलॉजी में आ रही हैं, हमें कितनी मात्रा में देना चाहिए, जब ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है तो लाभ होता है। बेवजह के एप्लीकेशन से जो हानि हो रही है ना, उससे हमें जी बचना है। इससे हमारा आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है और फिर रोग भी आते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि एक रेशो पर हर चीज होती है तो अच्छा काम करती है। जैसे दाल में जितना नमक होना चाहिए उतना ही हो तो अच्छा है, जितना मिर्च होना चाहिए हल्दी होना चाहिए उतना हो तो अच्छा है। यदि उससे ज्यादा होता है या कम होता है तो वो स्वाद बिगड़ जाता है। टेस्ट बिगड़ जाता है। जी, हाँ स्वाद जी। बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से हम सबको सारी चीजें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो कम लागत, गुणवत्ता युक्त अधिकतम उत्पादन और रोगों की समस्या से भी बहुतायत हद तक निदान, ये तीन बातें जैविक खेती में सफल हो सकती हैं। और एक स्थिति के बाद हमें बड़ा लाभ होता है कि हमारी जमीन में सारी चीजें उपलब्ध हो जाने से, अच्छे रेशो में उपलब्ध होने से हमें लाभ हो जाता है। जी लागत बाकी मैं बहुत हद तक आधी से भी कम हो जाती है। उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन अच्छा होता है। इसमें अग्निहोत्र साथ में करते रहते हैं ना, तो जी सर। उत्पादन बहुत बढ़ता है। और इस प्रकार से किसान भाई खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। जी बाकी मैं बताना चाहूंगा सर, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे किसान भाई है भीड़ में नहीं बोल पाते हैं, या फिर जैसे अभी किसान संवाद चल रहा है, यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न होता है मन में लेकिन वो पूछने से शर्माता है या घबराता है। तो अभी हमने चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करके जो भी प्रश्न हो वहां से भी आप पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपके कांटेक्ट में हमारे एक्सपर्ट हो उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हमारे ओमकार सर ने जो भी जानकारी दी है हमारी किसी न किसी काम की है, और किसी न किसी बहुत काम की है। आप अगर जो मिट्टी जांच करवाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिशन की कमी है और क्या क्या माइक्रोब्स की कमी है। तो उसी प्रकार से हम जो है अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं। जिस चीज की हमें कमी है हम वही न्यूट्रिशन दें तो उसमें हमारा खर्चा भी कम होगा, और उसके अलावा आप जो हमारी खेती होगी वो भी वृद्धि करेगी। तो आज का समय तो समाप्त हो गया है, तो कल फिर से मिलते हैं हम किसान संवाद में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर और आपको भी धन्यवाद ओमकार धन्यवाद साहब का भी। इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। जी ओमकार जी आपका ठीक है, धन्यवाद सर, सबको बहुत बहुत आप हमारे साथ धन्यवाद, जुड़े। आपने और धैर्यपूर्वक सुना। हमारी बातों से किसी को कोई बुराई लगी हो, कोई आहत हुआ हो तो हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहते हैं। हम सब भारत को जहर मुक्त करने के इस अभियान में सहयोगी बने एक दूसरे के। इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद, नौ आभार। जी धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। समाप्त करते हैं हम अपना सेशन।